हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल NCERT साइंस में। आज का टॉपिक है बीएड सेकेंड सेमेस्टर हिंदी पेडागॉजी से संबंधित। तो इसमें पूरे क्वेश्चन बैंक को करवाया जाएगा। तो देर ना करते हुए तो शुरू करते हैं। शब्द किसे कहते हैं? तो पहला प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं? तो एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा का प्रमुख अवयव कौन सा है? तो भाषा का प्रमुख अवयव वर्ण, शब्द, पद, वाक्य होता है। वर्ण, शब्द, पद, वाक्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, भाषा का निर्माण होता है मूर्त। भाषा का निर्माण जो है व्यस्त ध्वनियों से होता है। भाषा का निर्माण व्यस्त ध्वनियों से। ऑप्शन नंबर सी, 3 का सी। भाषा की सार्थक लघुतम इकाई है। तो भाषा की सार्थक लघुतम इकाई क्या होगी? ध्वनि। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। हिंदी की कितनी बोलियां हैं? हिंदी की कितनी बोलियां हैं? प्रश्न नंबर 5 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 18 बोलियां हैं। हिंदी अपनी किस बोली का मानक रूप है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, राजस्थानी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, खड़ी बोली का। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वी हिंदी का संबंध किससे माना जाता है? मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, सौरसैनी अपभ्रंश, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें किसे माना जाता है? प्रश्न नंबर 7 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अर्धमागधी अपभ्रंश। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? प्रश्न नंबर 8 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 5। अगला प्रश्न है, वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, प्राकृत, पाली। तो प्रश्न नंबर 9 का आपका सही ऑप्शन होगा वैदिक संस्कृत। जो हमारे वेद हैं वो वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो प्रश्न नंबर 10 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 3। अगला प्रश्न है, गढ़वाली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो गढ़वाली किस क्षेत्र में बोली जाती है? प्रश्न नंबर 11 का आपका सही ऑप्शन होगा डी, यह गढ़वाल क्षेत्र यानी कि उत्तराखंड में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, संपर्क भाषा का तात्पर्य है। संपर्क भाषा का क्या तात्पर्य है? प्रश्न नंबर 12 ऑप्शन ए, दो भिन्न भाषाएं बोलने वाले के बीच संपर्क करने की भाषा। संपर्क भाषा का यही मतलब होता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी देवनागरी लिपि में, फारसी लिपि में, गुरमुखी। तो देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन ए सही होगा। इनमें से अवधी भाषा का ग्रंथ कौन सा है? कृष्णायन, सीतानायन। तो प्रश्न नंबर 14 का आपका सही ऑप्शन होगा रामायण, रामचरितमानस। तो प्रश्न नंबर 14 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न नंबर 15 का आपका सही ऑप्शन होगा 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। ऑप्शन नंबर सी। उर्दू की शाब्दिक मूल अर्थ है। उर्दू का शाब्दिक मूल अर्थ है किले की भाषा, मुसलमानों की भाषा, छावनी का बाजार, मिलीजुली भाषा। तो प्रश्न नंबर 16 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, मिलीजुली भाषा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17, पाली का संबंध किस धर्म से है? तो पाली जो है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म, वैदिक धर्म। तो प्रश्न नंबर 17 का आपका सही ऑप्शन होगा पाली जो है बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, उर्दू शब्द मूलतः किस भाषा से है?
उर्दू शब्द जो है मूलतः किस भाषा से? प्रश्न नंबर 18 का आपका सही ऑप्शन होगा तुर्की भाषा का। ऑप्शन नंबर सी, बिहार से लेकर शिमला तक हिमालय की तराई एवं आंचलिक भागों में बोली जाने वाली भाषाओं में प्रमुख है। प्रश्न नंबर 19 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, मुंडारी भाषा। अगला प्रश्न है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारोपी या आश्रिया, द्रविड़, चीनी? तो भारोपीय भाषा परिवार की हिंदी भाषा है। कौन से परिवार? भारोपी। प्रश्न नंबर 20 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। भाषा के कितने रूप माने गए हैं? तो प्रश्न नंबर 21 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 2। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में हिंदी का कौन सा रूप प्रचलित नहीं है? मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, संस्कृत भाषा, डी, विदेशी भाषा? तो प्रश्न नंबर 22 का आपका सही ऑप्शन होगा विदेशी भाषा, ऑप्शन डी, प्रचलित नहीं है। त्रिभाषा सूत्र का मुख्य संदर्भ कहाँ है? तो माध्यमिक स्तर पर, पूर्व प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर? तो प्रश्न नंबर 23 का आपका सही ऑप्शन होगा माध्यमिक स्तर पर, त्रिभाषा सूत्र। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी बात हिंदी की दरिद्रता की घोतक है? इस प्रश्न नंबर 24 का आपका सही ऑप्शन होगा राजनीतिज्ञों द्वारा हिंदी की उपेक्षा। राजनीतिज्ञों द्वारा हिंदी की उपेक्षा करना दरिद्रता की घोतक है। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हिंदी में इस समय कम है? व्यापकता, अहिंदी भाषियों द्वारा हिंदी की स्वीकार्यता, भारतीय संस्कृत, राष्ट्रीय एकता? तो प्रश्न नंबर 25 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अहिंदी, यानी कि जहां हिंदी नहीं बोली जाती उन राज्यों द्वारा हिंदी की स्वीकार्यता में कमी के कारण। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26, विद्यालय में कितनी भाषाओं को पढ़ाया जाना चाहिए? विद्यालय में कितनी भाषाओं को पढ़ाया जाना चाहिए? प्रश्न नंबर 26 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, विदेशी भाषा व एक प्राचीन भाषा। मातृभाषा तो होनी ही चाहिए, राष्ट्रभाषा, विदेशी भाषा, एक प्राचीन भाषा। लिपि का सही ज्ञान एवं अभ्यास का उद्देश्य किस स्तर का है? प्रश्न नंबर 27 का आपका सही ऑप्शन होगा प्रारंभिक स्तर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28, हिंदी किस प्रांत की भाषा नहीं है? बिहार, उत्तराखंड, गुजरात, झारखंड? तो गुजरात की नहीं है, यहाँ गुजराती बोली जाती है, गुजरात की गुजराती, यहाँ की गुजराती। अगला प्रश्न है, जॉर्ज गिगर्शन ने कितनी बोलियां मानी हैं? प्रश्न नंबर 29 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 8। प्रश्न नंबर 29 का सी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का विकास कब से कम माना जाता है? प्रश्न नंबर 30 का आपका सही ऑप्शन क्या होगा? प्रश्न नंबर 30 का आपका सही ऑप्शन है 1000 ईस्वी। प्रश्न नंबर 30 का डी ऑप्शन सही होगा। संविधान में राजभाषा किसे घोषित किया गया? बंगाली, तमिल, हिंदी, गुजराती? तो राजभाषा किसे घोषित किया गया? प्रश्न नंबर 31 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। आधिकारिक रूप से हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? तो प्रश्न नंबर 32 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 14 सितंबर 1949 को। व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 33 का आपका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, शिव पूजन सहाय की व्याकरण दर्पण जो है ऑप्शन ए। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ है? प्रश्न नंबर 34 का आपका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, फारसी भाषा में। फारसी सर्वप्रथम प्रयोग किस भाषा की रचना में हुआ है? फारसी। निम्नलिखित में से कौन सी बोलने
की योग्यता है? शुद्ध वर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख, आस, भाषण। तो प्रश्न नंबर 35 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, आस भाषण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे क्या कहते हैं? क्षेत्रीय, परिनिष्ठित भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा। तो प्रश्न नंबर 36 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, परिनिष्ठित भाषा। अगला प्रश्न है वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह का या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे क्या कहते हैं? अक्षर, शब्द, वाक्य, उपवाक्य। तो प्रश्न नंबर 37 का आपका सही ऑप्शन होगा शब्द कहते हैं। वर्णों के परस्पर मेल से शब्द बनते हैं। जो भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है वह है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, परिनिष्ठित या अलंकृत भाषा। तो प्रश्न नंबर 38 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रभाषा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। किसी भी भाषा के लिखने तथा बोलने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है? तो प्रश्न नंबर 39 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, व्याकरण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है? देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है? तो प्रश्न नंबर 40 का आपका सही ऑप्शन होगा उर्दू की लिपि नहीं है। अगला प्रश्न है तमिल भाषा की लिपि कौन सी है? प्रश्न नंबर 41 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, द्रविड़। किसकी है? द्रविड़। कौन सी भाषा हिंदी की उपभाषा नहीं है? पश्चिमी, पूर्वी, पहाड़ी, दक्षिणी। तो प्रश्न नंबर 42 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, दक्षिणी जो है हिंदी की उपभाषा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वाचन का आधार नहीं है? वाचन मुद्रा, छंदानुगत वाचन शैली, अभिनय, भावात्मक वाचन शैली। तो प्रश्न नंबर 43 का आपका सही ऑप्शन होगा अभिनय। प्रश्न नंबर 43 का सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के भाग 17 में धारा 343 से 351 तक दिए गए निर्देशानुसार हिंदी को भारत संघ की किस भाषा का दर्जा दिया गया? तो राजभाषा। 44 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, राजभाषा, यानी कि जिसमें राज्य के कामकाज होंगे। सिंधी स्थानवाचक संस्कृत शब्दों से किस शब्द का विकास हुआ है? तो प्रश्न नंबर 45 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, इन सभी का, हिंदी, हिंदू, हिंदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। हिंदी की प्रमुख रूप से क्रम कितनी उपभाषाएं और उपबोलियां हैं? प्रश्न नंबर 46 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 5, 10। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। प्राचीन हिंदी को किस नाम से जाना जाता है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट के नाम से। प्रश्न नंबर 47 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, अवहट। अंग्रेजी विद्वान डोनियल जोन्स ने वर्णनात्मक, तुलनात्मक, ऐतिहासिक, प्रायोगिक, संरचनात्मक हिंदी भाषा को कैसी भाषा स्वीकार किया है? तो प्रश्न नंबर 48 का आपका सही ऑप्शन होगा पूर्ण वैज्ञानिक। ऑप्शन ए। हमारी भाषा का विकास विकृतावस्था से वियोगावस्था में हुआ है, यह कथन है। प्रश्न नंबर 49 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सुनीत कुमार चटर्जी का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। हिंदी शब्द किस भाषा की देन है? संस्कृत, ब्रज, फारसी। ऑप्शन डी, अंग्रेजी। तो प्रश्न नंबर 50 का आपका सही ऑप्शन होगा फारसी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा की जननी होने का श्रेय किस भाषा को है? ब्रजभाषा, अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश। प्रश्न डी,
ऑप्शन डी संस्कृत भाषा को। प्रश्न नंबर 51 का आपका सही ऑप्शन होगा संस्कृत भाषा को। जननी मतलब माँ। हिंदी भाषा के इतिहास में आधुनिक काल का आरंभ कब से कब माना जाता है? प्रश्न नंबर 52 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1800 ईस्वी। हिंदी भाषा का पहला व्याकरण किस विद्वान ने लिखा, इसका नाम है? तो प्रश्न नंबर 53 का आपका सही ऑप्शन होगा डॉक्टर केलाग, ऑप्शन सी। हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत के निम्न शब्द से है। प्रश्न नंबर 54 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सिंधु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है। तो प्रश्न नंबर 55 का आपका सही ऑप्शन होगा 5 है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी भाषा का वास्तविक आरंभ माना है। प्रश्न नंबर 56 का 10वीं शताब्दी। ध्वनि विज्ञान, शब्द विज्ञान एवं वाक्य विज्ञान। ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। उपरोक्त कथन किसका है? तो यह कथन जो है भोलानाथ तिवारी का, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है विचार आत्मा की मूक व ध्वन्यात्मक बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर ओंठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। उपरोक्त कथन किसका है? तो प्रश्न नंबर 2 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी प्लेटो का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। भाषा के आधार पर ही मनुष्य शाश्वत साहित्य को जन्म देता है। इस दृष्टि से भाषा शिक्षण के कितने मुख्य उद्देश्य हैं? प्रश्न नंबर 3 का आपका सही ऑप्शन होगा ये सभी। भाव प्रकाशन, भाषा ग्रहण, सृजन, ये सभी। भाषा की शिक्षा यह उद्देश्य है कि हम दूसरों को कही तथा लिखी हुई बातें ठीक ठीक समझ तथा पढ़ सकें और शुद्ध भावोत्पादक तथा रमणीक ढंग से लिख तथा बोल सकें। उपरोक्त विचार किस भाषाविद का है? तो प्रश्न नंबर 4 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सीताराम चतुर्वेदी का। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा शिक्षण सीखने में किस प्रकार की समस्या आती है? प्रश्न नंबर 5। पठन की समस्या, लेखन की समस्या, व्याकरण की समस्या, ऑप्शन डी सही होगा ये सभी। अगला प्रश्न है भाषा की ध्वनि के विकास का कालगत अध्ययन क्या कहलाता है? प्रश्न नंबर 6 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ऐतिहासिक ध्वनि विज्ञान। ऐतिहासिक ध्वनि विज्ञान भाषा संरचना का मूल आधार है। तो प्रश्न नंबर 7 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ध्वनि प्रतीक। प्रश्न नंबर 8 सर्वाधिक अनुनासिक ध्वनियाँ किस बोली में पाई जाती हैं? तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बुंदेली में। अगला प्रश्न है डेनियल जॉन्स को हिंदी भाषा के विकासात्मक इतिहास में किए गए किस महत्वपूर्ण कार्य के लिए स्मरण किया जाता है? प्रश्न नंबर 9 इसका मानक स्वरों के आविष्कार। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी मानक स्वरों के आविष्कार। बिना किसी अवरोध के स्वर तंत्रियों से उच्चरित स्पष्ट मूल ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? वर्ण, स्वर, व्यंजन, विसर्ग कहलाती हैं। प्रश्न नंबर 10 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी स्वर कहलाती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। हिंदी भाषा में प्रयुक्त स्वरों की सहायता से ऐच्छिक ध्वनियों को क्या कहते हैं? व्यंजन, वर्ण, अक्षर, अनुस्वार। तो प्रश्न नंबर 11 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए व्यंजन कहते हैं। स्वर ध्वनियों के कितने प्रकार होते हैं? प्रश्न नंबर 12 ऑप्शन डी हास्य, दीर्घ, लुप्त, ये सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13।
अपभ्रंश या अवहट्ठ भाषा में स्वरों की संख्या थी? प्रश्न नंबर 13 ऑप्शन बी सही होगा, 8 थी। स्वरों की संख्या 8 थी। अंग बन गए हैं। प्रश्न नंबर 14 ऑप्शन बी सही होगा, ए आओ। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों के प्रत्येक वर्ग की तृतीय, चतुर्थ व पंचम व्यंजन ध्वनियों को कहते हैं। प्रश्न नंबर 15 का आपका सही ऑप्शन होगा सघोष। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में वर्ग की प्रथम, तृतीय और पंचम व्यंजन ध्वनियों को प्राणत्य आधार पर कहते हैं। प्रश्न नंबर 16 का आपका सही ऑप्शन होगा अल्प प्राण। अगला प्रश्न है, ध्वनि गुणों के निम्नलिखित भेद हैं। प्रश्न नंबर 17 का आपका सही ऑप्शन होगा मात्रा, स्वर तथा ऑप्शन सी आघात, यानी कि इसमें सही होगा ये सभी। अगला प्रश्न है, किस व्यंजन को अर्ध स्वर कहा जाता है? प्रश्न नंबर 18 का सही होगा का को अर्ध स्वर कहा जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। निम्न में संयुक्त स्वर है। 19 का आपका सही ऑप्शन होगा ए। निम्न कौन सा व्यंजन नासिक है? प्रश्न नंबर 20 का आपका सही ऑप्शन होगा माँ। विसर्ग को आप किस वर्ग में रखेंगे? प्रश्न नंबर 21 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए व्यंजन। कौन सा व्यंजन दंत है? तो प्रश्न नंबर 22 का आपका सही ऑप्शन होगा घ। कौन सा व्यंजन महाप्राण नहीं है? प्रश्न नंबर 23 का आपका सही ऑप्शन होगा बी धा, महाप्राण नहीं है। निम्न में दंत वर्ग का व्यंजन छांटिए। प्रश्न नंबर 24 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी दा, ये दंत वर्ण है। कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? प्रश्न नंबर 25 का आपका सही होगा अल्प प्राण चा है। ऑप्शन ए सही होगा। प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य। अगला टॉपिक है, हिंदी भाषा शिक्षण में उपयोग की दृष्टि से कितने पक्ष हैं? भाषा पक्ष, साहित्य पक्ष। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, भाषा पक्ष के दो पक्ष कौन से हैं? प्रश्न नंबर 2 का आपका सही ऑप्शन होगा ज्ञान पक्ष, कौशल या व्यवहार पक्ष। तो ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, भाषा के तत्वों संरचना में होते हैं। प्रश्न नंबर 3 का सही ऑप्शन क्या होगा? वर्णमाला, शब्द वाक्य, ध्वनि वर्तनी, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा ये सभी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा शिक्षण के मुख्य उद्देश्य हैं। प्रश्न नंबर 4, भाषा के तत्वों का ज्ञान, भाषा का प्रयोग। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ए और बी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के मुख्य उद्देश्य हैं। प्रश्न नंबर 5 का ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। तो ऑप्शन डी सही होगा 5 का ये सभी। अगला प्रश्न है, बी.एस. ब्लूम के अनुसार शिक्षा तथा शिक्षण के उद्देश्यों के कितने पक्ष में स्वीकार किए गए हैं? प्रश्न नंबर 6 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 3 पक्ष स्वीकार किए गए हैं। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन, इन शिक्षण के उद्देश्यों को किस पक्ष में रखा जाता है? प्रश्न नंबर 7 का आपका सही ऑप्शन होगा ज्ञानात्मक पक्ष। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, रॉबर्ट मेगर ने अभिक्रमित अनुदेशन के लिए ज्ञानात्मक उद्देश्यों की व्यावहारिक रूप में लिखने की विधि का विकास कब किया? प्रश्न नंबर 18 का 1962 में। ऑप्शन सी सही होगा।
अभिक्रमित अनुदेशन के लिए ज्ञानात्मक उद्देश्यों का व्यावहारिक रूप में लिखने की विधि का विकास निम्न में से किसने किया? प्रश्न नंबर 9 का रॉबर्ट मेगर ने। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा शिक्षण साहित्य में व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। प्रश्न नंबर 10 का आपका सही ऑप्शन होगा मेगर स्किनर। तो ऑप्शन डी सही होगा, ए और बी। अगला प्रश्न है, जिस वार्तालाप का लेख के माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं वही भाषा है। भाषा के कितने रूप होते हैं? मौखिक, लिखित। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ए एंड बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, पाठ्य वस्तु तथा उद्देश्य के आधार पर व्यावहारिक उद्देश्य के कितने प्रमुख तत्व होते हैं? पाठ्य वस्तु के तत्व का स्वरूप निश्चित करना, उद्देश्यों का निर्धारण करना, समुचित क्रिया का सूची में से चयन करना। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा प्रश्न नंबर 12 का। अगला प्रश्न है, हिंदी में कक्षा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत, सूत्र एवं भाषा शिक्षण के सिद्धांत। आधुनिक मनोवैज्ञानिक शिक्षण में किन प्रवृत्तियों पर विशेष बल दिया जाता है? बालकों की रुचियाँ, प्रवृत्तियाँ, व्यक्तिगत भिन्नताओं एवं क्षमताओं। तो ऑप्शन डी सही होगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण सूत्र निम्न में से किन पर आधारित होते हैं? प्रश्न नंबर 2 का बाल प्रकृति पर। ऑप्शन ए सही होगा, बाल प्रकृति पर। अगला प्रश्न है, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। उपरोक्त कथन है प्रश्न नंबर 3 का आपका रेमेंट का। अगला प्रश्न है, सूत्र एक आम सच्चाई है जो विज्ञान एवं अनुभव से ली जाती है। ये सूत्र अध्यापक को सुचारू रूप से शिक्षण के मदद करते हैं। विशेष रूप से प्रारंभिक कक्षाओं में पठन पाठन की क्रिया आसान हो जाती है क्योंकि ये सभी सूत्र छात्र को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उपरोक्त कथन कहाँ से लिया गया है? प्रश्न नंबर 4 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, त्रिभाषा सूत्र का मुख्य संदर्भ कहाँ है? आध्यात्मिक माध्यमिक स्तर पर, पूर्व प्राथमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर। तो प्रश्न नंबर 5 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, माध्यमिक स्तर पर। त्रिभाषा सूत्र किस आयोग के द्वारा दिए गए हैं? प्रश्न नंबर 6 का आपका सही ऑप्शन होगा कोठारी कमीशन या कोठारी आयोग द्वारा। शिक्षण के विभिन्न सूत्रों में कौन सा सूत्र सही है? प्रश्न नंबर 7 का आपका सही ऑप्शन होगा सरल से जटिल की ओर, अज्ञात से ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी कि ये सभी सही हो जाएंगे। शिक्षण के विभिन्न सूत्रों में कौन सा सूत्र सही नहीं है? प्रश्न नंबर 8 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर है। उपरोक्त कथन किसका है? प्रश्न नंबर 9 का थर्नडाइक का। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, थर्नडाइक। अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में ब्रिटिश दार्शनिक हर्बर्ट स्पेनर की कौन सी शिक्षा प्रणाली उपयोग की जाती है? प्रश्न नंबर 10 का आपका सही ऑप्शन होगा पंचपदी प्रणाली। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पंचपदी प्रणाली का जनक किसको कहा जाता है? हर्बर्ट स्पिनर को। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, मातृभाषा शिक्षण में किन सामान्य सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है? प्रश्न नंबर 12 का आपका सही ऑप्शन होगा
अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, क्रियाशीलता के सिद्धांत को किन शिक्षा शास्त्रियों ने महत्व प्रदान किया है? तो प्रश्न नंबर 13 का आपका सही ऑप्शन होगा फ्रोबेल, डीवी, मॉन्टेसरी, ये सभी। अध्यापकों को गद्य शिक्षण के समय किन बिंदुओं पर ज्ञान देना आवश्यक है? प्रश्न नंबर 14 का आपका सही ऑप्शन होगा व्याकरण एवं व्यवहारिक ज्ञान, शब्द शक्ति, शब्द योजना, यानी कि शब्द शक्ति का ज्ञान होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, पद शिक्षण के समय अध्यापकों द्वारा बच्चों को किन पक्षों का ज्ञान देना आवश्यक है? प्रश्न नंबर 15 का आपका सही होगा शब्द शक्ति, शब्द योजना, रस, छंद एवं अलंकार, तो ये सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, भाषा शिक्षण के 2 अंग कौन से हैं? भाषा शिक्षण के 2 अंग कौन से हैं? ग्रहण, अभिव्यक्ति। इन ए एंड बी दोनों सही होंगे, ऑप्शन सी सही हो जाए। किसी भी विषय के शिक्षण में किन सूत्रों का विशेष महत्व होता है? प्रश्न नंबर 17 का आपका सही ऑप्शन होगा शिक्षण विधियाँ, शिक्षण प्रविधियाँ, शिक्षण सूत्र, यानी कि ये सभी। अगला प्रश्न है राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? प्रश्न नंबर 18 का आपका वर्ष 1955 में। अगला प्रश्न है हिंदी शिक्षक का महत्व एवं हिंदी शिक्षक के गुण कौन कौन से होने चाहिए? हिंदी शिक्षक में निम्न में से किन गुणों का होना आवश्यक है? साहित्य के प्रति प्रेम, विस्तृत अध्ययन, सशक्त अभिव्यक्ति, ये सभी। अगला प्रश्न है साहित्य अध्यापन का संबंध निम्न में से किन अभिव्यक्तियों से है? प्रश्न नंबर 2 का आपका मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति, विचाराभिव्यक्ति, भावात्मक अभिव्यक्ति, ये सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्न में से हिंदी शिक्षक में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? प्रश्न नंबर 3 का आपका सही होगा शिक्षण के प्रति अरुचि। शिक्षण के प्रति अगर अरुचि होगी तो वो पढ़ाएगा कैसे? तो यह गुण नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, अपने विद्यालय में बाल सभा या हिंदी समितियों के अंतर्गत साहित्य कार्यक्रमों के आयोजन से किस भाषा के अध्ययन के चरों उद्देश्यों की प्राप्ति होती है? प्रश्न नंबर 4 का आपका सही ऑप्शन होगा मातृभाषा। ऑप्शन ए, मौलिक विचारों व भावों की उद्भावना हेतु हिंदी शिक्षक में निम्न में से किस गुण का होना आवश्यक है? प्रश्न नंबर 5 का मौलिक चिंतन। अगला प्रश्न है आप इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, शिक्षक का कर्तव्य बालक का सामाजिकरण करना तो है ही, इसके साथ ही अन्य क्या क्या कर्तव्य है? प्रश्न नंबर 6 का आपका सही ऑप्शन होगा दार्शनिक भाव जगाना, निर्देशक, मित्रवत व्यवहार, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, शिक्षक को शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किस प्रमुख विधि का प्रयोग करना चाहिए? प्रश्न नंबर 7 का आपका सही तो मूल्यांकन विधि का प्रयोग करना चाहिए। किस विधि का? मूल्यांकन विधि का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन डी सही होगा। शिक्षक जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कराता है तथा शाश्वत सत्यों का ज्ञान कराता है। आदर्शवाद में शिक्षक को ईश्वर तुल्य माना गया है। उपरोक्त कथन किस शिक्षाविद का है?
प्रश्न नंबर 8 का आपका सही ऑप्शन होगा एडम्स का है, ऑप्शन सी सही होगा। शिक्षण में पाठ्यक्रम की अपेक्षा शिक्षक को अधिक महत्व है, उक्त सिद्धांत किस शास्त्र में निहित है? प्रश्न नंबर 9 का आपका सही है, ऑप्शन होगा ऑप्शन बी शिक्षा शास्त्र में। अगला प्रश्न है, शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक किसके सदृश कार्य करता है? प्रश्न नंबर 10 का आपका सही आंसर होगा धुरी, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक का अंतिम लक्ष्य का विकास करना है, किसका विकास करना है? प्रश्न नंबर 11 का मानवता का विकास करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, शिक्षक की उपमा जलते दीपक से किसने दी है? प्रश्न नंबर 12 का रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, काठिन्य निवारण की सुकराती विधि है? प्रश्न नंबर 13 का आपका सही ऑप्शन होगा प्रश्नोत्तरी विधि, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है, रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है सतत मूल्यांकन रूप में, सतत मूल्यांकन रूप में। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है? प्रश्न नंबर 15 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ब्लूम के द्वारा। अगला टॉपिक है, हिंदी शिक्षण की विधियाँ, प्रविधियाँ एवं शिक्षण युक्तियाँ। निम्नलिखित में से कौन सी वाचन शिक्षण की विधि नहीं है? प्रश्न नंबर 1 का पहला सी राइट आंसर होगा व्याख्या विधि। निम्नलिखित में से कौन सा वाचन शिक्षण का आधार नहीं है? प्रश्न नंबर 2 का अभिनय वाचन शिक्षण का आधार नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी विधि रचना शिक्षण की विधि नहीं है? प्रश्न नंबर 3 का आपका सही ऑप्शन होगा भाष्य विधि। अगला प्रश्न है, डाल्टन योजना का प्रथम प्रयोग किसने किया? प्रश्न नंबर 4 का आपका सही ऑप्शन होगा कुमारी बेलन पार्क वस्टर। प्रश्न नंबर 4 का सी ऑप्शन सही होगा कार्लटन वासबर्न ने किस पद्धति का सूत्रपात किया? प्रश्न नंबर 5 का विनेटका योजना का, इसका ऑप्शन सही होगा ए। श्रम क्रम भ्रम जैसे शब्दों को सिखाने के लिए वाचन की कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए? प्रश्न नंबर 6 का आपका सही ऑप्शन होगा देखो और कहो, ऑप्शन ए सही होगा। जिस ध्वनि विधि में छात्र व अध्यापक विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह विधि कहलाती है विचार विमर्श विधि। अगला प्रश्न है, भाषा सर्वोत्तम साधन है विचारों तथा भावों के। प्रश्न नंबर 8 का संक्रमण का, संकलन का, आदान प्रदान का, इन सभी का, ऑप्शन डी सही होगा। आप नवा प्रश्न है, पहली कक्षा में मातृभाषा शिक्षण किससे प्रारंभ करवाना चाहिए? प्रश्न नंबर 9 का अक्षर ज्ञान से, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 10, लिपि का सही ज्ञान एवं अभ्यास का उद्देश्य किस स्तर का है? प्रश्न नंबर 10 का आपका सही प्रारंभिक स्तर का, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, किस विधि से छात्रों की सृजनात्मकता योग्यता का विकास होता है?
प्रश्न नंबर 11 का आपका सही होगा ऑप्शन बी, आगमन तथा निगमन विधि से। अगला प्रश्न है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? प्रश्न नंबर 12 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सह संबद्ध विधि। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, नियम उदाहरण की विधि कहते हैं। प्रश्न नंबर 13, निगमन विधि। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, नाटक शिक्षण, कहानी शिक्षण के उद्देश्य एवं उनकी विधियां। हिंदी में सभी अभी किन ग्रंथों की कुछ कमी है? साहित्य ग्रंथ, उपन्यास, नाटक, कोश और व्याकरण। प्रश्न नंबर 1 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, कोश एवं व्याकरण की। निम्नलिखित में से कौन सी विधि रचना शिक्षण की विधि नहीं है? प्रश्न नंबर 2 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, रूपरेखा विधि। अगला प्रश्न है, चित्र पर प्रश्न करके रचना का शिक्षण देना कौन सी विधि कहलाती है? प्रश्न नंबर 3 का आपका सही ऑप्शन होगा चित्र रचना विधि, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, गद्य शैली में प्रौढ़ता तथा भाषा परिष्कार का काम सबसे पहले किसने किया? प्रश्न नंबर 4 का आपका सही आंसर होगा पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, किसके निबंध समाज शैली के हैं? प्रश्न नंबर 5 का आपका सही आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन ए सही होगा। गद्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्व किसका है? प्रश्न नंबर 6 का आपका सही ऑप्शन होगा मौन पठन। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, गद्य खंड के शिक्षण में आप वसुंधरा शब्द को कैसे समझाएंगे? प्रश्न पर्याय कथन द्वारा, ऑप्शन डी सही होगा। कहानी और उपन्यास में किस कारण समानता है? प्रश्न नंबर 8 का आपका सही ऑप्शन होगा बाह्य दृष्टि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी का वर्ग नहीं है? प्रश्न नंबर 9 का रसवादी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सा उपन्यास का तत्व नहीं है? सौंदर्यानुभूति। उपन्यास शिक्षण में किसका महत्व है? प्रश्न नंबर 11, स्वाध्याय, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, परंपरागत व्याकरण शिक्षण प्रणाली के कितने रूप हैं? 2 रूप हैं, ऑप्शन बी सही होगा। व्याकरण के नियम, सूत्र एवं संस्कृत के लघु कौमुदी सूत्रों को बालक किस प्रणाली के अंतर्गत सीखता है? प्रश्न नंबर 13 का सूत्र प्रणाली के अंतर्गत, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, भाषा प्रयोगशाला विधि का प्रारंभ सर्वप्रथम कब और कहाँ हुआ? प्रश्न नंबर 14 का आपका सही अमेरिका में 1960 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भाषा प्रयोगशाला शिक्षण विधि में तथा मॉनिटरिंग स्किल में किन साधनों द्वारा बालकों को शिक्षित किया जाता है? प्रश्न नंबर 15 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दृश्य उपकरणों का। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16, शिक्षण युक्तियाँ अध्यापक के साधन हैं और यदि अच्छे कार्य का उपादान करना है तो उचित साधनों का समुचित ढंग से प्रयोग करना आवश्यक है। उपरोक्त कथन है। प्रश्न नंबर 16 का गार्लिक, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17, गद्य शिक्षण में शैली की प्रौढ़ता तथा भाषा परिष्कार का कार्य इससे पहले किसने किया?
तो प्रश्न नंबर 17 का आपका सही आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी सही हो। गद्य खंड के शिक्षण में आप वसुंधरा शब्द को कैसे समझाएंगे? प्रश्न नंबर 18 का पर्याय कथन द्वारा, ऑप्शन डी सही होगा। गद्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्व किसका है? प्रश्न नंबर 19 का आपका सही होगा रसानुभूति समवाय विधि उपयोगी है। प्रश्न नंबर 20 का आपका रचना शिक्षण में व्याकरण में ए एंड बी दोनों, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है मौन वाचन की प्रमुख विशेषता है। मौन वाचन की प्रमुख विशेषता है। प्रश्न नंबर 21 अर्थ ग्रहण करते हुए तेजी से पढ़ना, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है व्याख्यान विधि का प्रयोग किस विधि के साथ उत्तम रहता है? प्रश्न नंबर 22 प्रश्नोत्तर विधि के साथ, ऑप्शन ए सही होगा। ध्वन्यात्मक विधि में सर्वप्रथम सिखाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 23 का स्वर सिखाए जाते हैं। अगला प्रश्न है गद्य साहित्य को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है? प्रश्न नंबर 24 का आपका सही सूचनात्मक गद्य साहित्य, वर्णनात्मक गद्य साहित्य, भावात्मक, उपरोक्त तीनों श्रेणी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 तद दवसो शब्दार्थो सगुणा कलंकृति पुनः क्वापि उपरोक्त सूक्त संस्कृत के किस आचार्य की है? प्रश्न नंबर 25 का आपका सही आंसर होगा आचार्य मम्मट की है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 कविता मूलतः जीवन की समालोचना है। उक्त कथन किस पाश्चात्य साहित्य का है? मैथ्यू आर्नाल्ड का। अगला प्रश्न है गद्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्व किसका है? सस्वर पठन, मौन पठन, रसानुभूति पठन, आदर्श वाचन। प्रश्न नंबर 27 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मौन पाठन या पठन। कहानी और उपन्यास में किस कारण समानता है? प्रश्न नंबर 28 का आपका सही ऑप्शन होगा बाह्य दृष्टि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 निम्नलिखित में से कौन सा कहानी का वर्ग नहीं है? रसवादी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 निम्नलिखित में से कौन सा नाटक का तत्व नहीं है? ऑप्शन सी वर्णन। अगला प्रश्न है नाटक शिक्षण में निम्नलिखित में से किसका महत्व नहीं है? प्रश्न नंबर 31 का आपका सही होगा मौन पठन। छायावाद का प्रवर्तन कब हुआ? प्रश्न नंबर 32 का आपका आधुनिक काल में, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है काव्य शिक्षण में निम्न में से किसका महत्व अधिक है? प्रश्न नंबर 33 का आपका सही आंसर होगा आदर्श वाचन का। अगला प्रश्न है भक्तिकालीन पद्यांशों की भाषा निम्नलिखित में से कौन सी नहीं थी? प्रश्न नंबर 34 का आपका सही ऑप्शन क्या होगा? खड़ी बोली नहीं थी, अवधि थी, ब्रजभाषा थी, सदुक्कड़ी थी, तो खड़ी बोली नहीं थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन काव्य पाठ के लिए उपयुक्त नहीं है? प्रश्न नंबर 35 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शोक सभा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 कहानियों द्वारा नैतिकता अपने आप हृदय में बैठ जाती है। उपरोक्त कथन किस विद्वान का है? तो प्रश्न नंबर 36 का आपका सही ऑप्शन होगा एडिसन का, ऑप्शन बी। कविता वाचन के कितने रूप हैं? प्रश्न नंबर 37 का आपका सही ऑप्शन क्या होगा? राग युक्त वचन, भाव युक्त वचन, मुद्रा युक्त वाचन, ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। अध्यापक का प्रथम कार्य चाहे वह किसी भी कक्षा में न पढ़ रहा हो यही होगा कि वह कविता का सस्वर वाचन करे। उसके उत्तम वाचन में कविता के भाव छात्र भली प्रकार
समझ जाएंगे उपरोक्त कथन है राय वर्ण का। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है हिंदी व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य एवं उनकी विविधताएं। महर्षि पाणिनि और पतंजलि के अनुसार प्रश्न नंबर 1 का आपका सही होगा। ऑप्शन क्या? व्याकरण शब्दानुशासन है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है व्याकरण भाषा का व्यावहारिक विश्लेषण अथवा शरीर विज्ञान है। उपयुक्त किसकी है? प्रश्न नंबर 2 का डॉक्टर स्वीट की। अगला प्रश्न है वाक्य में निम्न विभिन्न शब्दों के समूहों में क्या अंतर है? व्याकरण इसकी व्याख्या तथा उत्पन्न करता है। उपरोक्त कथन इसका है। प्रश्न नंबर 3 सांसिन के अनुसार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 भाषा प्रयोगशाला का अनुभाग नहीं है। प्रश्न नंबर 4 का आपका क्या? दूरदर्शन प्रकोष्ठ। अगला प्रश्न होगा अगला प्रश्न है व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न नंबर 5 का आपका भंडारण विधि। ऑप्शन सी सही होगा। व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप से सुगा प्रणाली भी कहते हैं? प्रश्न नंबर 6 का आपका सही आंसर होगा पाठ्य पुस्तक प्रणाली। अगला प्रश्न है फ्रोबेल कहाँ के निवासी थे? प्रश्न नंबर 7 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जर्मनी के निवासी थे। असंगत शब्द है। प्रश्न नंबर 8 का कौन सा सही आंसर होगा? सुलेख, श्रुतलेख, अनुलेख, प्रलेख जो है असंगत शब्द होगा। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 विद्यार्थियों को व्याकरणिक नियमों की समझ देने के लिए जरूरी है कि। प्रश्न नंबर 9 का आपका सही आंसर होगा विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने व बोलने सुनने के अधिकाधिक अवसर दिए जाएं। प्रश्न नंबर 9 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है व्याकरण के ज्ञान को संदर्भ पर प्रश्नों के माध्यम से आंकना। प्रश्न नंबर 10 का आपका सही आंसर होगा पूर्णतः उचित है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? प्रश्न नंबर 11 का आपका सही आंसर होगा आगमन विधि। अगला प्रश्न है व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 12 का भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? प्रश्न नंबर 13 का आपका सही ऑप्शन होगा पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं के ऊपर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 मानव अभिव्यक्ति की मौलिक प्रक्रिया कहलाती है। गद्य पद्य। ऑप्शन ए सही होगा गद्य। अगला प्रश्न है कक्षा 8 के बच्चों को शब्द युग्म की संकल्पना स्पष्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? प्रश्न नंबर 15 का आपका सही रोज़मर्रा की भाषा से नियम समझाएंगे। ऑप्शन सी सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है? इस प्रश्न का ज्ञेयता सही ऑप्शन होगा ज्ञेयता। अगला प्रश्न है जीवन केंद्रित शिक्षा सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो कौन है? महात्मा फ्रोबेल हैं। महात्मा गांधी ने फ्रोबेल हैं। निम्नलिखित निगमन विधि का प्रयोग किस स्तर के लिए उपयोगी है? प्रश्न नंबर 18 उच्चतर स्तर के लिए निगमन विधि का उपयोगी है। अगला प्रश्न है
हिंदी में पाठ योजना। इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक हैं, कौन है इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक? ऑप्शन बी सही होगा, मॉरिसन। ऑप्शन बी। हार्वर्ड की पंचपदी पाठ योजना उपागम में कितने सोपान या पद हैं? इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 5 पद हैं। भाषा शिक्षण के मूल्यांकन उपागम का प्रवर्तक है। ऑप्शन 3 का होगा सही ऑप्शन बी, एस ब्लूम। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर 4, कई उत्तर होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है, कौन सी नहीं है? प्रश्न नंबर 5 का आपका सही ऑप्शन होगा व्यास विधि। अगला प्रश्न है, पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है। प्रश्न नंबर 6 का आपका सही ऑप्शन होगा शिक्षक को। अगला प्रश्न है, एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि है। प्रश्न नंबर 7 का आपका सही ऑप्शन होगा ध्वनि साम्य विधि। ऑप्शन बी सही होगा। वाचिक अभिनय में किया जाता है। प्रश्न नंबर 8 का आपका सही आंसर क्या होगा? विविध बालकों द्वारा पात्रों के रूप में संवाद बोलना। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, शिक्षण कौशलों के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है। प्रश्न नंबर 9 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सूक्ष्म शिक्षण की। शिक्षक द्वारा पाठ पढ़ाने के लिए तैयार की गई योजना कहलाती है, क्या कहलाती है? प्रश्न नंबर 10 का आपका सही ऑप्शन होगा पाठ योजना। ऑप्शन बी सही होगा। प्रभावी पाठ योजना के लिए पहली और महत्वपूर्ण आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 11 का आपका सही ऑप्शन होगा विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, ने पाठ योजना का विचार प्रस्तुत किया। प्रश्न नंबर 12 का आपका सही ऑप्शन होगा जॉन हर्बर्ट ने। पाठ योजना का विचार किसने? जॉन हर्बर्ट। एक प्रस्तावना कथन एक छात्र को एक नई अवधारणा को सीखने में कैसे मदद करता है? प्रश्न नंबर 13 का आपका सही ऑप्शन होगा यह छात्र को कक्षा में सतर्क रहने में मदद करता है और यह जानने के लिए कि क्या सिखाया जा रहा है। तो प्रश्न नंबर 13 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा इकाई योजना का लाभ नहीं है? प्रश्न नंबर 14, यह छात्रों को उनके शिक्षण अधिगम के अनुभवों को प्रबंधित करने में मदद करता है। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन सही होगा डी। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड का पंचपदी उपागम में पूर्व जे.एफ. हार्वर्ड ने कक्षा शिक्षण हेतु निम्न पदों का निर्धारण किया। प्रश्न नंबर 15 का आपका ये सभी स्पष्टता, संबंध, व्यवस्था एवं विधि, तो ये सभी ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर के डॉक्टर दवे द्वारा 1967 में विकसित किया गया उपागम है। NCERT उपागम। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17, वर्तमान समय में NCERT उपागम के अंतर्गत पाठ योजना के नियोजन के किन उद्देश्यों पर बल दिया गया है? प्रश्न नंबर 17, ज्ञान एवं बोध, अनुप्रयोग एवं कौशल, रुचि एवं अभिवृत्ति, ये सभी ऑप्शन डी सही होगा। एक अच्छी पाठ योजना में निम्न में से कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? प्रश्न नंबर 18 का भाषा साधारण एवं आकर्षक होना चाहिए, लक्ष्यों के अनुसार विस्तृत होनी चाहिए, प्रश्नोत्तर प्रणाली पर आधारित होनी चाहिए, उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन डी सही होगा।
अगला है हिंदी में श्रवण कौशल एवं पठन कौशल क्या है। पहला है फ्रॉवेल के अनुसार लेखन कब प्रारंभ करना चाहिए, तो पढ़ने की क्रिया के बाद। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है। ऑप्शन बी का आशु भाषण। अगला प्रश्न है ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन का साधन नहीं है। दीपावली पर लेख। ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वचन का आधार नहीं है। प्रश्न नंबर 4 का अभिनय। ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध उच्चारण का कारण नहीं है। ऑप्शन इसका होगा सुलेख विहीनता। इसका ऑप्शन ए सही होगा। बालकों में भाषा सीखने का विकास शैशवावस्था में किस माध्यम के द्वारा होता है। अर्जन, अधिगम, अनुकरण, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 6 का आपका सही आंसर होगा अनुकरण के द्वारा, देख देख कर सीखने। अगला प्रश्न है भाषा सीखने का दूसरा साधन क्या है। तो प्रश्न नंबर 7 का आपका सही ऑप्शन होगा अभ्यास। श्रवण कौशल शिक्षण के निम्न में से कौन से उद्देश्य हैं। प्रश्न नंबर 8 का आपका सही ऑप्शन होगा छात्रों की मौलिकता में वृद्धि करना, छात्रों का मानसिक और बौद्धिक विकास करना, सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना। तो उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 वाचन का अर्थ है पढ़ना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 भाषा सीखने तथा सिखाने में उच्चारण की अशुद्धियाँ बाधक होती हैं जिसके कारण उच्चारण में आने वाले दोष होते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 का आपका सही आंसर होगा ध्वनि लोपन, ध्वनि विकृत, ध्वनि विप्रय, यानी कि ये सभी। अगला प्रश्न है शुद्ध उच्चारण की आदत के लिए बालकों में निम्न में से किन विधियों का प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न नंबर 11 का आपका सही ऑप्शन होगा अभ्यास विधि, अनुकरण विधि, निरीक्षण विधि, ये सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 उत्पादक कौशल में किसका समावेश होता है। प्रश्न नंबर 12 संभाषण और लेखन का। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। श्रवण और पठन है। प्रश्न 13 का आपका सही आंसर होगा ग्रहणशील कौशल। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला टॉपिक है हमारा हिंदी में लेखन और कौशल एवं भाषण कौशल। लेखन में अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं। कविता, कहानी, निबंध, नाटक, आत्मकथा, संवाद। पहले का आपका सही ऑप्शन होगा ये सभी, ऑप्शन डी। लेखन, वर्तनी, शिक्षण और निम्नलिखित विधियां हैं। प्रश्न नंबर 2 का आपका सही ऑप्शन क्या होगा अभ्यास विधि, लेख विधि, श्रुतलेखन विधि, ऑप्शन डी ये सभी। पढ़ने की प्रारंभिक स्थिति में शिक्षक ध्यान देता है। प्रश्न नंबर 3 का आपका सही आंसर होगा अक्षर ध्वनि समन्वय पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 वैयक्तिक पाठन की प्रमुख 3 विधियां हैं। तो प्रश्न नंबर 4 का कौन कौन सी वर्ण बोध विधि, ध्वनि साम्य विधि, स्वरोच्चारण विधि, ये सभी, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 भाषा दक्षता में कौन से 2 तत्व सम्मिलित हैं। प्रश्न नंबर 5 का आपका सही ऑप्शन होगा शुद्धता, धारा प्रवाह, ऑप्शन सी सही होगा ए एंड बी। मानव अपने विचारों का आदान प्रदान मुख्य रूप से किन 4 प्रक्रियाओं के द्वारा करता है। श्रवण, पठन व लेखन,
संभाषण। तो प्रश्न नंबर 6 का आपका संभाषण के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, श्रवण कौशल विकास के लिए कौन सा उत्तम मार्ग है? विद्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों में भाषा श्रवण के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भाषण कौशल मूल्यांकन के लिए अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है? प्रश्न नंबर 8 का संभाषण ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है लेखन परंपरा में नीचे दिए गए पर्यायों में से किससे संबंध है? प्रश्न नंबर 9 का निर्धारित स्थानों पर विराम चिन्हों का प्रयोग। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है। सारांश लेखन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्राथमिक विद्यालय के कुछ विद्यार्थियों के श्रवण और वाचन कौशलों के विकास के लिए इनमें से कौन सी पद्धति उपयुक्त है? प्रश्न नंबर 11 का आपका सही आंसर होगा अभिनय तथा संवाद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, क्या विद्यालयों में समय सारणी अनिवार्य है? प्रश्न नंबर 12 का आपका हाँ अनिवार्य होनी चाहिए, अनिवार्य है भी। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों की भूमिका क्या होती है? भाषा शिक्षण का प्रसार साधन कौन सा है? तो ऑप्शन ए दूरदर्शन। अगला प्रश्न है श्रव्य शिक्षण सामग्री है। तो प्रश्न नंबर 2 का ग्रामोफोन श्रव्य शिक्षण सामग्री हो जाएगी। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण उपादान कौन सा है? प्रश्न नंबर 3 का आपका सही श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, अध्यापन में सर्वोत्तम सुलभ दृश्य साधन कौन सा है? प्रश्न नंबर 4 का आपका सही आंसर होगा श्यामपट्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, छात्रों के पूर्व ज्ञान के साथ न्यूनतम ज्ञान पाठ योजना जोड़ती है। प्रश्न नंबर 5 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पाठ योजना। संस्कृत भाषा निम्न में से किसके लिए सर्वाधिक सफल भाषा है? प्रश्न नंबर 6, संगणक यानी कि कंप्यूटर के लिए सर्वाधिक सफल भाषा है। किसी नगर की भौगोलिक स्थिति जानने के लिए किस तरह के साधनों का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए सही होगा मानचित्र का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, भाषा प्रयोगशाला में प्रयुक्त उपकरण है। श्रवण विभाग, वाणी व वाचन विभाग, लेखन विभाग, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है विद्यालय में हुए छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के संबंध में प्रदत्तों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। उपयुक्त कथन किसका है? प्रश्न नंबर 9 का आपका सही आंसर होगा क्वालेन तथा हन्ना का। अगला प्रश्न है हिंदी शिक्षण मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन का महत्व है। प्रश्न नंबर 1 का सही ऑप्शन होगा पठन पाठन का भाव। अगला प्रश्न है परीक्षा के मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न नंबर 2 का आपका सही ऑप्शन होगा लिखित परीक्षा, मौखिक, प्रयोगात्मक, प्रायोगिक परीक्षा, ये सभी। अगला प्रश्न है रचना के आधार पर प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न नंबर 3 का निबंधात्मक, लघुत्तरीय तथा अतिलघुत्तरीय, बहुविकल्पी, ये सभी। अगला प्रश्न है मौखिक परीक्षा में छात्रों के मूल्यांकन के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? प्रश्न नंबर 4 का आपका सही आंसर होगा वार्तालाप, शलाका परीक्षा,
आशु भाषण, ये सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, छात्रों के प्रतिदिन के कार्यों का परीक्षण और मूल्यांकन द्वारा होना चाहिए। प्रश्न नंबर 5 का आपका सही सतत मूल्यांकन, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, छात्रा के गृह कार्य का मूल्यांकन संभव है। प्रश्न नंबर 6 का आंतरिक मूल्यांकन द्वारा, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है किस परीक्षा के परीक्षण में छात्र किसी समस्या का प्रस्तुतिकरण करते हुए एक दूसरे से तर्क वितर्क द्वारा अपने विचार प्रकट करते हैं। प्रश्न नंबर 7 का शास्त्रार्थ परीक्षा। अगला प्रश्न है श्रेष्ठ मूल्यांकन की गुण हैं। प्रश्न नंबर 8 का आपका सही ऑप्शन होगा वस्तुनिष्ठता, विश्व से नेता, वैधता, ये सभी, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है मूल्यांकन में किस का मापन किया जा सकता है। व्यक्ति परीक्षण का, व्यक्तित्व के परीक्षण का, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, भाषा के सामान्य अवगमन के ज्ञान के लिए मूल्यांकन में सर्वाधिक उपयुक्त प्रश्न कैसे होते हैं। प्रश्न नंबर 10 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अति लघु उत्तरात्मक। अगला टॉपिक है हिंदी में पाठ्य सहगामी क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। छात्रों के सामाजिक विकास के लिए तथा ऐतिहासिक स्थलों के लिए के विषय में ज्ञान वृद्धि के लिए कौन सी क्रिया उपयुक्त है। प्रश्न 1 का आपका सही ऑप्शन होगा अध्यापकों के साथ छात्रों का ऐतिहासिक स्मारकों का भ्रमण, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है छात्र विद्यालय में आयोजित सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, इसका कारण हो सकता है, क्या हो सकता है। प्रश्न नंबर 2 का आपका सही आंसर होगा सांस्कृतिक गतिविधियों में रुचि, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यालय में अनेक गतिविधियां होती हैं, छात्रों के सामाजिक विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयुक्त है। प्रश्न नंबर 3 का आपका सही ऑप्शन होगा ऐतिहासिक स्मारकों का भ्रमण, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी शिक्षण में निम्नलिखित में से पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं। प्रश्न नंबर 4 का आपका सही ऑप्शन होगा कविता, कहानी, नाटक, पत्र पत्रिकाएं, अभ्यास आदि कार्य, ये सभी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साहित्य गोष्ठियाँ, कवि सम्मेलन, प्रचार प्रसार, शिक्षण आदि सम्मिलित किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 का आपका सही ऑप्शन होगा साहित्यिक गतिविधि के अंतर्गत, ऑप्शन ए सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्न में से शैक्षिक क्रियाएं हैं, निम्न में से शैक्षिक क्रियाएं हैं सेमिनार, सम्मेलन, वाद विवाद प्रतियोगिता, गोष्ठियाँ, परिषदें, ये सभी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, हिंदी भाषा शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाओं की उपयोगिता निम्न में से है। इनमें भाग लेने से विद्यार्थी अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करना सीख जाते हैं, या ये सभी, ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है सहगामी क्रियाओं द्वारा विद्यार्थियों की निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। प्रश्न नंबर 8 का आपका सही ऑप्शन होगा अवकाश के समय का सदुपयोग, या ये सभी, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति, नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति, रुचियों का विकास, यानी कि ऑप्शन डी ऑप्शन होगा। कुछ छात्र विद्यालय सामाजिक गतिविधि में हमेशा अधिकाधिक स्वयं का योगदान देते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है। सेवा ही बहुत बड़ा धर्म है, इस उक्ति के पालन के लिए
विद्यालय और समाज की उन्नति के लिए, समाज में विद्यालय की प्रसिद्धि की प्राप्ति के लिए, अन्य छात्र में सेवा भाव को जागृत करना। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, विद्यालय और समाज की उन्नति के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।